हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कम बजट में आप कैसे एक सुंदर सा प्यारा सा सपनों का घर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका घर बनाने का बजट बहुत कम है, लेकिन उनको घर बनाना है। जिनके पास घर नहीं है, बजट ज़्यादा नहीं है, तो आज मैं इस वीडियो में उनको बताऊंगा कि आप कम बजट में कैसे घर बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर में जो भी मेरा वीडियो आएगा बैंकिंग रिलेटेड या मोटिवेशनल रिलेटेड या पेरेंट्स स्टूडेंट्स रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं उलूल जलूल वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आप लोगों के काम का ही वीडियो बनाता हूँ। तो आज का यह जो वीडियो है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास घर नहीं है और उनका बजट बहुत ही कम है। तो मैं आज बताऊंगा कि एकदम से कम बजट में आप अपना सपनों का घर कैसे बना सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। एकदम अगर आपके पास समय है तो स्थिर होकर कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए। समझ लीजिए कि आपके सामने एक बैंकर बैठा हुआ है और आपको समझा रहा है। आप मोबाइल में या यूट्यूब में कुछ ऐसा नहीं देख रहे हैं। आपको जो यह इंफॉर्मेशन देने जा रहा है वह एक बैंकर देने जा रहा है, कोई यूट्यूबर नहीं है। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए। समय लेकर थोड़ा सा इत्मीनान से आप बैठ जाइए, एकदम शांत होकर देखिए। वीडियो पूरा होने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड माने कि अच्छा महसूस कीजिएगा। आपको सारी बातें मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। घर बनाने के लिए पहले एक ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन, तो ज़मीन आप अपने सुविधा अनुसार कहीं पर एक ज़मीन देख ले, 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा या 2 कट्ठा का। ज़मीन जो है वो वास्तु होना चाहिए। ज़मीन खरीदने का एक पहला जो क्राइटेरिया है घर बनाने का या ज़मीन खरीदने का, वो है वास्तु होना चाहिए, तभी आप उस पर घर बना सकते हैं। तो कोई एक सस्ता वाला ज़मीन देखिए, 5 लाख 6 लाख 4 लाख कट्ठा वाला। 1 कट्ठा में 720 स्क्वायर फुट होता है। 1.5 कट्ठा ले लीजिए, नियर अबाउट 1000 स्क्वायर फीट होगा, या 2 कट्ठा 1440 स्क्वायर फुट होगा, जिसमें आपको सैंक्शन मिलेंगे 700 से 800 स्क्वायर फुट सैंक्शन मिल जाएंगे, जो बिल्ड प्लान का जो सैंक्शन है। तो मान लेते हैं आप 2 कट्ठा अगर ज़मीन खरीदते हैं 4 लाख या 5 लाख रुपए के हिसाब से, तो 2 कट्ठा का दाम 10 लाख पकड़ लीजिए, 10 लाख होता है। तो आप एक ज़मीन खरीदिए। ज़मीन खरीदने से पहले एक एग्रीमेंट बनाइए। जिससे आप ज़मीन खरीदने वाले हैं उनसे आप एक एग्रीमेंट बना लीजिए। एग्रीमेंट बनाने के बाद उस एग्रीमेंट के साथ आपका जो इनकम डॉक्यूमेंट है, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसमें अपने मिसेस को भी ऐड कीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपने मिसेस को ऐड कीजिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अपनी माँ को ऐड कर सकते हैं। मैं यह क्यों बोल रहा हूँ यह बात मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपकी
माता जी का इनकम है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी वाइफ का इनकम है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रॉपर्टी में नाम देना है, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो है अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी एरिया में हो तो अच्छा है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी एरिया में ज़मीन लेने से आपको एक फ़ायदा होगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 2 से 2.5 लाख रुपये का सब्सिडी मिलेगा अगर आप लोन लेते हैं तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। आप अपना इनकम डॉक्यूमेंट ले लिए। प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो सेल एग्रीमेंट हो गया एक, जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका दलील ले लीजिए या डीड कह लीजिए उसको, उसका चेन डीड ले लीजिए, उसका जो पर्चा है पर्चा ले लीजिए, उसका म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स रहेगा उसमें, उसका म्यूटेशन रहेगा, खाजना का रसीद उसमें रहेगा उसका, और म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स वगैरह रहेगा। ये सब मिलाकर उसका प्रॉपर्टी का पेपर हो गया। अब जो है आप प्रॉपर्टी का पेपर ले लिए और अपना इनकम का पेपर ले लिए। ये लेकर आपको बैंक जाना है। बैंक जाकर आपको लोन अप्लाई करना है। क्या लोन? रियल्टी लोन। बैंक जमीन खरीदने के लिए रियल्टी लोन देती है, ठीक है। तो आप लोन जब अप्लाई करेंगे तो आपका जो एग्रीमेंट में जो दाम लिखा होगा उसका 75% से 70% आपको लोन मिलेगा। अगर आपका ज़मीन का दाम 10 लाख रुपया है तो आपका 75% 7.5 लाख रुपया आपको लोन मिलेगा। 7.5 लाख रुपया लोन लेकर जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो आप अपना ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लीजिएगा। रजिस्ट्री होने के बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट आपका जो है उस डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिएगा। मैंने प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है। कैसे? तो आपको म्यूनिसिपैलिटी में जाना है। म्यूनिसिपैलिटी में जाकर म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना है। म्यूटेशन अप्लाई कीजिएगा और म्यूनिसिपैलिटी का जो टैक्स भर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप बीएलआरओ ऑफिस में जाइएगा। बीएलआरओ ऑफिस में जाकर म्यूटेशन करवाइएगा, खजाना का टैक्स भरिएगा, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप जब आपका ज़मीन जो है म्यूनिसिपैलिटी में म्यूटेशन हो जाएगा, जब आपका ज़मीन म्यूटेशन हो जाएगा मतलब म्यूनिसिपैलिटी में आपके नाम से वह ज़मीन रजिस्ट्री हो जाएगा, पर्चा जब आपका नाम पे आ जाएगा, जैसे बीएलआरओ में जब आप जो पर्चा पे अप्लाई किए थे उस पर्चे में आपका नाम आ जाएगा, तब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट आ गया? आपका म्यूटेशन आ गया, अब आपका म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स आपके नाम पे आ गया, पर्चा आपके नाम पे आ गया, खजाना का टैक्स आपके नाम पे कटने लगा। लेकिन जब आप लोन लिए हैं तो दलील तो आपका यानी डीड जिसको बोलते हैं वो तो बैंक में जमा है, ठीक है ना। तो उसका एक जेरोक्स कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी घर में रखिएगा, ठीक है। ये आपको काम लगेगा। कब काम लगेगी? जब आप प्लान का जो घर का जो प्लान आप बनाने वाले हैं, जब आप घर का प्लान बनाने जाइएगा तो डीड का जेरोक्स लगता है। फिर उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है, म्यूटेशन वगैरह, खजना वगैरह, ये सब लगता है, ठीक है। तो ज़मीन आपके नाम पे हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? एक एस्टीमेट बनाना है। क्या एस्टीमेट? आप जो घर बनाने वाले हैं उसका एक एस्टीमेट बनाना है, 1 तल्ला या 2 तल्ला, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कम बजट में एक छोटा सा घर आपको बनाना है,
तो ग्राउंड फ्लोर ही लेते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर आप लेते हैं जिसमें 2 रूम हो, 2 रूम बाथरूम वगैरह मिलाकर अगर आपका 1000 स्क्वायर फुट होता है या 800 स्क्वायर फुट होता है तो आपका एस्टिमेट होना चाहिए नियर अबाउट 1600 रुपये से 1800 रुपया प्रत्येक स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन का खर्च है। तो अगर आप एक तल्ला घर बनाते हैं यानी ग्राउंड फ्लोर का और 1000 या 800 स्क्वायर फुट तो 28 नियर अबाउट आपको 20 से 22 लाख रुपये के अनुमान में खर्च होंगे। 20 लाख के अंदर ही हो जाना चाहिए। अगर 600 से 700 आप बनाते हैं तो 1600 इंटू 700 आप मल्टीपल कीजिए तो आप एस्टिमेट बना लिए। आपके पास म्यूनिसिपैलिटी का जो प्लान है वो सैंक्शन हो गया, आपका पर्चा हो गया, म्यूटेशन आपके नाम पे हो गया, ठीक है। ये सब काम करने में आपको कितना टाइम लगेगा? नियर अबाउट 3 महीने, 2-3 महीने में या 4 महीने में या 5 महीने में, 6 महीने के अंदर आशा करते हैं सब आपका डॉक्यूमेंट आपके नाम पे हो जाएगा। उधर आपका बैंक में लोन चल रहा है। अब एस्टिमेट भी आप बनवा लिए। अब आप बैंक में फिर से जाइएगा, जाकर अब कंस्ट्रक्शन लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो जब आप कंस्ट्रक्शन लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपका बजट जो है ठीक ठाक होना चाहिए। जितना आपका जो बजट है उतने में आपको घर बना लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 20 लाख रुपये ही अगर अप्लाई करते हैं आप तो उसका 90% आपको लोन मिलेगा 18 लाख रुपया। 10% का मार्जिन बैंक रखती है तो 18 लाख रुपये आपको लोन बैंक देगी। उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? ऑलरेडी आपका सब डॉक्यूमेंट जमा है। जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला आपका जो इनकम डॉक्यूमेंट वो आप फिर से आपको दे देना है। और प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट में आपका सैंक्शन प्लान जो मेन है, म्यूटेशन आपका रहना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स आपके नाम पे, उधर पर्चा हो गया BLRO का और खाजना का टैक्स, ये सब। और डीड तो बैंक में जमा है, डीड का जेरोक्स में रहता है, दे दीजिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड। लोन 2 आदमी के नाम से सैंक्शन होगा। एप्लीकेंट में आप रहिएगा क्योंकि आपका इनकम है, इसलिए आप एप्लीकेंट में रहिएगा। को एप्लीकेंट में वाइफ रहेगी या माताजी रहेंगी, ठीक है। एक लेडीज़ को इसलिए लेना है क्योंकि जब तक एक लेडीज़ नहीं रहेगा लोन में तब ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक महिला एप्लीकेंट का होना जरूरी है, ठीक है, जिससे कि आपको 2 से 2.5 लाख रुपया आपको सब्सिडी मिलेगा। अब जब आप लोन अप्लाई कीजिएगा, लोन अप्लाई करने के बाद 2 से 3 किस्त में आपको पैसे मिलेंगे। जैसे जैसे आपको पैसे मिलेंगे वैसे वैसे आपको घर का प्रोग्रेस करना है। अब अगर आपको लगे कि नहीं मैं तो कुछ मैंने इंटीरियर, अगर आप घर में इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो याद रहे इंटीरियर का भी खर्च जो है 2-2.5 लाख रुपया होगा। वो भी पहले ही वो आपको उसमें ऐड कर देना है। इंटीरियर का जो खर्च है, इंटीरियर का जो लोन अमाउंट है, जो बैंक कितना सैंक्शन करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो बजट होता है घर का, जो घर का कंस्ट्रक्शन का जो बजट है, मान लीजिए 20 लाख रुपये है तो उसका 25% रुपये तक ही बैंक अपना इंटीरियर डेकोरेशन के लिए ही देती है लोन। तो अगर आपको इच्छा है कि मैं घर में इंटीरियर करवाऊँगा तो उसका भी एस्टिमेट जब लोन अप्लाई करते वक्त ही आपको दे देना है, बाद में नहीं देना है, याद रखिए, ठीक है। इंटीरियर के लिए बैंक अलग से लोन नहीं देती है। आपको इंटीरियर का जो एस्टिमेट है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन, आपको उसमें डालना है ऐड करके। तो अगर मान लीजिए 20 लाख रुपये आपको घर बनाने का था खर्च और 2.5 लाख
या 3 लाख या 5 लाख रुपया, टोटल हुआ 25 लाख। तो 25 लाख का 90% आपको लोन बैंक देगी। तो हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब जब आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा तब बैंक इंटीरियर का पैसा आपको देगी कि आप इंटीरियर कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप इंटीरियर कीजिएगा। तो क्या हुआ, कितना रुपये में आपका घर बना? 10 लाख रुपये का आप ज़मीन लिए थे और 20 लाख रुपये का इधर आप लोन लिए, होम लोन 30 लाख रुपया। मोटा मोटी 30 लाख रुपया में आपका जो घर बनेगा वो देखने लायक बनेगा। ये कम नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन आप इससे भी कम में लोन ले सकते हैं। 1 कट्ठा की जगह 2 कट्ठा की जगह आप 1 कट्ठा भी वहाँ ले सकते थे, और यहाँ 25 लाख की जगह आप 15 लाख भी लोन ले सकते थे। तो आपका 15-20 लाख रुपया में भी घर आराम से बन जाएगा। आज के डेट में अगर आप कोई पुराना घर खरीदने जाइएगा 2 कट्ठा में 1 तल्ला, तो कम से कम आपको 40 लाख रुपये से कम नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने कितना में घर बनाया, कितना में घर बनाया आप? 20 लाख 25 लाख में आपका घर बन गया। यानी जो आप बना बनाया घर खरीदते हैं और आप एक नया घर खरीदते हैं, उसमें कम से कम 30% से 40% का मार्जिन का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और एक बात मैं मिस कर दिया, जो आपका रियल्टी लोन चल रहा था, जो आपका रियल्टी लोन वो जो चल रहा था, उसके बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई किए, तो रियल्टी लोन 7.5 लाख रुपये आपका चल रहा था, और आप जो कंस्ट्रक्शन के लिए 20 लाख रुपये अलग से जो भी अप्लाई किए, ठीक है, तो वो जो रियल्टी लोन था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था होम लोन से। तो जब आप होम लोन जब अप्लाई कीजिएगा तो वो रियल्टी लोन बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद उसका जो आउटस्टैंडिंग, जो उसका लोन अमाउंट जो बचा हुआ रहेगा, ठीक है, वो अमाउंट आप जो नया वाला लोन जो अप्लाई कीजिएगा वो वाला बंद होकर ये इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होकर एक लोन आपका चलेगा, मिल जाएगा, उसको बोलेंगे होम लोन। होम लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, ठीक है। तो एक लोन चलेगा, और जो न्यू होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रियल्टी लोन से वो कम होगा। और जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक महिला को ऐड करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। याद रहे, जब भी आप लोन अप्लाई करने जाएं बैंक में, होम लोन कंस्ट्रक्शन के लिए, रियल्टी के लिए नहीं, जब आप ज़मीन खरीदने जा रहे थे तो उस समय रियल्टी लोन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल नहीं है। जब आप होम लोन अप्लाई कीजिएगा तो उससे पहले, होम लोन अप्लाई करने से पहले आप प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर जाकर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप एप्लीकेशन दीजिएगा, आप या अप्लाई कीजिएगा। उसका एक PDF निकालिएगा, 7 पेज का होता है, उसको निकाल कर आप लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बैंक में जमा कीजिएगा, तभी वो मान्य होगा, तभी आपका वो लोन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो माना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना पाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना पाने के लिए आपका क्राइटेरिया है कि आपका प्रॉपर्टी जो है म्यूनिसिपैलिटी में होना चाहिए। प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है 35 लाख से कम होना चाहिए, और आपका होम लोन अमाउंट जो है 25 लाख या 25 लाख से नीचे होना चाहिए, और आपका इनकम जो है 9 लाख रुपया तक होना चाहिए। 9 लाख रुपये से ज़्यादा होगा तो आप होम लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अगर आप सिंगल अप्लाई कीजिएगा, सिंगल पुरुष या मेल पर्सन, अगर आप मेल पर्सन सिर्फ अकेले आप अप्लाई करते हैं तो आप वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक महिला कैंडिडेट मैंने आवश्यक है, ठीक है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा
कि जब भी आप कोई नया प्रॉपर्टी लें तो कोशिश करें कोई सरकारी बैंक से ही लोन लेने के लिए, नहीं तो आप उलूल जुलूल प्रॉपर्टी खरीद लीजिएगा। प्राइवेट जो बैंक वगैरह होते हैं या जो फाइनेंस वगैरह जो देते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनको सिर्फ सूद से मतलब होता है। आप प्रॉपर्टी क्या खरीद रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ख़ासकर अगर होम लोन लेना होगा, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो पहला प्रेफरेंस आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एसबीआई प्रॉपर्टी को अच्छे से जांच कर तब लोन देती है। क्योंकि एसबीआई का पहला प्रेफरेंस है कि कस्टमर का इंटरेस्ट, कि जो कस्टमर जो चीज़ खरीद रहा है वो एक्चुअली वो जेन्युइन है कि नहीं। वह एक या दो लॉयर से उसको वेरिफिकेशन अच्छा से करवाती है, ताकि भविष्य में आपको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि एसबीआई पहले कस्टमर का इंटरेस्ट देखती है, उनको सिर्फ ब्याज से मतलब है, ऐसा नहीं। एसबीआई अपने कस्टमर का सिक्योरिटी पहले देखती है कि जब एक बार एसबीआई ने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी जेन्युइन है, तो आंख बंद करके प्रॉपर्टी है वो आप खरीद सकते हैं। उसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। औरों की तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो फर्स्ट चॉइस में आप एसबीआई को रखें। तो दोस्तों, मेरा यह जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करके इकट्ठा करके आपके लिए इतना वीडियो बनाता हूँ। तो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को, जिससे औरों को भी लाभ हो। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो देखने के बाद पूरी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई मोटिवेशनल वीडियो लेकर मैं आऊँगा या कोई बैंकिंग रिलेटेड वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।